नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। काफ़ी दिनों से सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था और आज मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, इसलिए आप लोगों के पास मेरा नया टॉपिक आ रहा है। आज का चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के लिए। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। बहुत तेज आवाज़ में आज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से समझिएगा बात को। उम्मीद यही है कि जो भी बताया जाएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल चैप्टर है आपका विद्युत। आप लोगों के घर पे, गांव में, शहरों में तमाम प्रकार से आप देख रहे हैं आजकल विद्युत दिखाई देते हैं चारों तरफ। ये विद्युत क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है विद्युत। ठीक, ये कैसे होता है, विद्युत किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो परिभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब बात आती है ये आवेश क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं आवेश क्या होते हैं। ठीक, जब हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे तो यही पेना उठा करके ना बलवा में रगड़ते थे। ऐसे रगड़ते थे कि नहीं रगड़ते थे। और रगड़ने के बदिया भैया क्या करते थे, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले आकर के हथवा में रख के ऐसे चपकाते थे तो उसको खींच लेता था। समझ पाए बात की नहीं, उसको खींच लेता था। सेम वही प्रक्रिया यहां जागृत कर रहे हैं। जब हम एक किस चीज की छड़ होती है भाई, एबोनाइट धातु की एक छड़ होती है, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। ठीक है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें भी यही चीज देखा गया कि रगड़ते रगड़ते उसके अंदर यानी उस एबोनाइट छड़ के अंदर में कुछ आवेश हो जाता है जो अपने से हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण पा जाती है। ठीक, सेम इसी कंडीशन में अगर किसी लोहे की छड़ को या किसी कांच की छड़ को किसी रेशमी वस्तु पर रगड़ा जाता है, तो यह तरीके से बेटा रगड़ते सभी वस्तुएं आवेशित हो जाती है और आवेशित हो जाने के बाद वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का गुण प्राप्त कर लेती है। इसी को आवेश कहा जाता है। ठीक है, आवेश इसी को कहा जाता है। समझ में आई बात की नहीं? अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो को रिजर्व करके एक बार देख लीजिएगा। हमने यही चीज बताया है कि किसी भी छड़ को या किसी कांच की छड़ को जब बार बार किसी स्थान पे रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ आवेश आ जाता है और वही आवेश अपने से हल्की वस्तुओं को दूसरी तरफ खिसकाने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो इसी को आवेश कहा जाता है। आवेश के तीन मूल कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश जो होता है इसके तीन कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यही तीन पार्ट हैं इनके। क्या क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इन्हीं से हमारा विद्युत बना हुआ है। अब हम सोचते हैं कि इनसे विद्युत कैसे बना हुआ है। बात सही है, इनसे विद्युत कैसे बना हुआ है, लेकिन बना इन्हीं से है। क्योंकि आप जब कहीं कोई यंत्र चलाते हो तो हमें क्या तार लगाते हो, 2 तार लगाते हो ना। तो इसका मतलब एक प्लस का होता होगा, एक माइनस का होता होगा, तभी तो 2 तार लगता होगा। तो देखते हैं हमें प्लस कौन है और माइनस कौन है। माना गया है कि प्रोटॉन जो होता है वो प्लस आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस आवेश का होता है और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ना तो ई वाला ना तो वो वाला, ये अलग वाला होता है।
ये क्या होता है, अलग वाला होता है, इसीलिए इसे उदासीन कहा जाता है। समझ में आई बात? जी सर। चलिए अब देखते हैं इनको भाई साहब लोगों को रखा कहा जाता होगा, कुछ लोग घर द्वार होता होगा ना, तो कहाँ होता है वही के बारे में जानना है। ये सब क्या होते हैं, अपना एक गुट बनाते हैं और उस गुट के अंदर में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवास करते हैं। इनकी एक अस्थाई कक्षा होती है, इनकी एक अस्थाई कक्षा होती है। ये जिस कक्षा में भ्रमण करते हैं बेटा, उसी कक्षा को नाभिक कहा जाता है। क्या समझे? जिस कक्षा में, जिस अस्थाई कक्षा में मोशन करते हैं, उसी कक्षा को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक में हमेशा धन आवेश रहता है। तो अगर नाभिकवा में प्रोटॉन निवास करता होगा तो क्या वो हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा जा सकता है? क्योंकि नाभिक बताया जा रहा है नाभिक प्लस होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस होता होगा। तो हम इसे मान लिए प्रोटॉन प्लस में है। अब बचे एक जने के है वो इलेक्ट्रॉन। लोग देखते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये इधर यही ऐसे देखो मोशन कराया जाता है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन लोग जो होते हैं इन्हीं बाहरी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं और इन्हीं पे माना जाता है कि ये माइनस चार्ज के होते हैं। ठीक, यानी एक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है जो कि प्लस आवेश में होता है और इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है। ठीक है, यही है कुल मिलाकर के नाभिक आपका, और इसी में आवेश निहित हुआ है। बात समझ में आई? चलते हैं अगला टॉपिक आपका। अब इन्हीं आवेशों के चलते इनको 2 पार्ट दिया गया है। वो पार्ट क्या है? चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। अब ध्यान दीजिएगा, ये चालक और अचालक क्या होते हैं? चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ ये क्या चीज होते हैं? तो चालक पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो विद्युत धारा का संचालन पूर्ण रूप से करते हैं। सिंपल है। चालक का मतलब चलाने वाला और अचालक का मतलब न चलाने वाला। समझ में आई बात? तो जो ऊर्जा का संचालन करते होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता होगा? चालक। और जो ऊर्जा का संचालन नहीं करते होंगे उनको अचालक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जी सर। उदाहरण देख लीजिए, चालक पदार्थ में है सोना है, चांदी है, और हम लगा दीजिए जस्ता तांबा जौन कुछ होता होगा, उतना तो आप लोग जान ही रहे हैं, समझदार हैं, समझ जाते हैं। अचालक वे होते हैं जैसे लकड़ी, कोयला नहीं, कोयला नहीं, लकड़ी, ईंटा, पाथर, कुर्सी, मेज, ये सब। ठीक है, ये सब अचालक में होता है भाई। हमारे पास एक औजार है, देख रहे हैं ना? जी सर। अब इसमें हम दोनों सिराओं से करंट सप्लाई दें तो क्या ये जलने लगेगा? नहीं, क्योंकि ये कुचालक या अचालक पदार्थ है, इसमें कभी ऊर्जा का संचालन नहीं होता है। ठीक है, इसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे फिलहाल क्या काम करता है ना ये। ठीक है, समझदार है। चलिए, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका ओम का नियम। ठीक है, क्या है? ओम का नियम। अब देखिए, अभी तक तो हमने वैद्युत विभवांतर पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा, अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लेकिन अब की बार का नियम जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग है। उसमें आपको थोड़ी सी बात पर ध्यान देना होगा। क्या बात है? इन्हें कह रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक माने होता है कि जो आज की अवस्था है या जो भी आने वाली अवस्था है उसकी बात कर रहा है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः उसके ताप में, यानी अगर उसे गर्म किया जा रहा हो तो उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो
ये आपका कोई चालक पदार्थ है, किसी की बात कर रहा है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता उसके ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों का विभवांतर यानी यह सिरा और इस सिरे का भी दोनों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा यानी जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जो सिरों का विभवांतर होगा और जो इसमें धारा प्रवाहित होगी वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। एक बार फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता उसके ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है बेटा आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रतिरोध को हम पहले शाब्दिक भाषा में जान लेते हैं, इसे कहा क्या चीज जाता है। प्रतिरोध को पहले हम शाब्दिक भाषा में समझ लेते हैं। प्रतिरोध में से क्या होता है? जैसे बेटा हम देखते हैं कि रोड पर जब हम चलते हैं और कहीं टर्न होता है, मुड़ना होता है या कहीं गांव का निकास द्वार बना होता है तो वहां पर देखिए एक ब्रेकर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ब्रेकर। वो ब्रेकर का कार्य क्या होता है कि अगर आप गाड़ी से थोड़ा स्पीड में आ रहे हैं तो ब्रेकर के पास आने के बाद थोड़ा स्पीड को स्लो कर लीजिए। ठीक है, और स्लो करने के बाद आराम से जाइए, यानी वो एक प्रकार का अवरोध है। क्या है? अवरोध, रुकावट है। उसी को तो प्रतिरोध कहा गया। और आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ की भाषा में इसे समझना है तो जैसे ध्यान दीजिए, पहले का होता था जब प्लास्टिक वाली सिंचाई वाली पाइप नहीं चलती थी तो नाली से पानी जाता था, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे यह नाली बनी है, यहाँ मान लीजिए किसी का खेत है तो अपने को कटा लिए, यहाँ किसी खेत है ये अपने को कटा लिए, यहाँ किसी खेत है ये अपने को कटा लिए, यहाँ के खेत है यहाँ कटा लिए। हे यहाँ हमारा वाला था, यहाँ हमारा वाला खेतवा था। अब जब बिचवा में इतना लोग लग गए हैं, सब पानी अपने अपने में कटा लिए तो हमारे में कितना पानी जाएगा? बहुत कम पानी, है ना। क्योंकि ये लोग इस रास्ते के बीच में अवरोध बना दिए, रुकावट। सबसे ज्यादा पानी ये पाएंगे, इनहो ज्यादा पानी, इनहो कम पानी ये पाएंगे, फिर इनसे कम पानी ये पाएंगे, इनसे कम ये पाएंगे और सबसे कम हम पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज पॉइंट, चाहे वो द्रव हो चाहे दूध हो, कोई भी लिक्विड हो, यदि उसे प्रवाहित कराया जा रहा है तो बीच में अगर कोई व्यवधान आ रही है, रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, उसी को क्या नाम दिया जाता है? अवरोध। क्या नाम दिया जाता है? अवरोध। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोध, वो भी विद्युत से है। क्या है? विद्युत से है। तो देखिए अब प्रतिरोध को, क्या है प्रतिरोध? ये दो तार आपका लगा हुआ, दो तार लगा हुआ, ठीक। ऐसे में धारा संचालित कराई गई। धारा संचालन के दौरान बीच में आने वाली रुकावट या बाधा को विद्युत का प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए, ठीक है। अब तार तो एक के लगा हुआ, लेकिन ये हमें कई बल्ब लगा दिया गया। देख रहे हैं ना, हमें कई बल्ब लगा दिया गया। तो सबसे ज्यादा तेज हमें ये वाले जलेंगे, फिर उनसे कुछ स्लो ये हो जाएगी, ये उन्हों स्लो हो जाएगी, ये उन्हों स्लो हो जाएगी, ये सबसे स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे धारा आगे की दिशा में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी चालन क्षमता जो है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, और बीच बीच में अवरोध, रुकावट भी डालेगा।
कि धारा जब जा रही तो वो मुड़ के देखे कि हाँ यही कुछ लगा, हिलाओ चल के देखे तो कुछ धारा उनकी ओर चली गई, कुछ इनकी 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 ओर चली गई। तो वही उतनी धारा जब आ रही है तो निश्चित है किसी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा और किसी के ऊपर कम इफेक्ट होगा। तो इसी को बेटा क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध। जैसे हमारे पास पंखा, टीवी, कूलर, एसी, बल्ब, ट्यूबलाइट, तमाम प्रकार के यंत्र हैं। अगर हम उसे अपने परिपथ से जोड़ देते हैं तो वो सब धारा संचालन में अवरोध लगाने लगेंगे कि करंट ले रहे हैं, कुछ क्षमता अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसकी साधारण परिभाषा अगर देखा जाए तो विद्युत धारा के संचालन के दौरान बीच में आने वाली रुकावट अथवा बाधा को वैद्युत का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। वैद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन। ये है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, अब देखिए हमने बताया कि प्रतिरोध वही होते हैं जैसे टीवी, पंखा, कूलर, एसी, यही सब प्रतिरोध होते हैं। अब वो बात है प्रतिरोध की तो सही था, लेकिन यहाँ शब्द आया है प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? तो प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन माने होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं इसकी बात है। ठीक है, तो प्रतिरोधों को जोड़ने का केवल दो ही कंडीशन है। प्रतिरोधों को जोड़ने का केवल दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? समांतर क्रम संयोजन, और दूसरा क्रम क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। ये दो कंडीशन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक, अब इसको समझना है हमें, दोनों क्रम संयोजन कैसे जोड़े जाते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। देखिए दो कंडीशन आपको बताया गया है यहाँ पे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम समांतर क्रम को देखते हैं। समांतर क्रम क्या होता है? जैसे आपके पास एक बोर्ड है, यक्के बोर्ड है। ठीक है, यक्के बोर्ड है आपके पास और यही समांतर क्रम जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास 5 बल्ब है भाई। क्या बल्ब है? 5। यही 5 बल्ब हमको जलाना है। हम क्या करते हैं कि एक तार यहीं से लाके हमें जोड़ देते हैं, एक तार यहीं से लाके हमें जोड़ देते। बल्ब आसानी से जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जलेगा। ठीक, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। क्या है? समांतर क्रम संयोजन। और यहीं से फिर एक तार ला करके हमें जोड़ देते हैं, एक ला करके हमें जोड़ देते हैं, यह बल्ब जलेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। फिर यहाँ से एक तार उठाइए, ला करके हमें लगा दीजिए, एक ला करके हमें लगा दीजिए, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। फिर यहीं से एक तार उठा करके हमें लगा दीजिए, एक तार ला करके हमें लगा दीजिए, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। फिर एक तार ला करके हमें लगा दीजिए, एक ला करके हमें लगा दीजिए, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। बतिया समझ गए होंगे। लेकिन है ही देखिए, ये पूरा पावर हाउस बन चुका है। इतना तार अगर एक कमरे में लगा दिया जाएगा तो कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं कहेगी, है कि नहीं? तो समांतर क्रम संयोजन में काफी नुकसान होता है। क्या क्या होता है?
पहला नंबर ढेर सारा तार लगाना पड़ता है। दूसरा नंबर जय बल्ब को जलाना है तय डबल होगा, तार का डबल जोड़ा होगा, एक प्लस एक माइनस, ठीक। और इस प्रकार से जब यह बोर्ड से कनेक्शन देना है तो निश्चित है अगर 10 बल्ब कमरे में लगाना होगा तो पूरे कमरे में तारे तार दिखाई देगा। तो एक बार हाथ घुसने से पहले हम देख लेंगे भैया कहीं लटका उटकत नहीं है, नहीं चिपक जाए, हम भी वहीं लटके रहेंगे, है ना। जैसे हाँ, तो इसे देख लेना पड़ता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है, थोड़ा रिस्की गेम होता है। चलने को तो काम चला देता है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होती है, खर्चा ज्यादा आता है। तो समांतर क्रम उसी को कहा जाता है। इसकी परिभाषा कैसे बोलते हैं उसको जान लीजिए। समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का एक सिरा प्रतिरोध के एक सिरे से और परिपथ का दूसरा सिरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? इसमें भी आपको 2 सिरा मिलेगा और इसमें भी आपको 2 सिरा मिलेगा। यानी परिपथ का एक सिरा प्रतिरोध के एक सिरे से और परिपथ का दूसरा सिरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। बेटा हम बार बार कह रहे हैं परिपथ और प्रतिरोध, आप लोग का समझ रहे हैं ना परिपथ किसे कहा जाता है, प्रतिरोध। हाँ, ध्यान दे दीजिए एक बार। जो बोर्ड है आपका, ये आपका परिपथ है और जो बल्ब या टीवी पंखा कुछ भी लगा हो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो हम यहाँ इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, परिपथ का पहला सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से, परिपथ का दूसरा सिरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, आसानी से मामला सॉल्व हो जाता है। इसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हाँ, ध्यान रहे परिपथ में अगर 10 ठी लगा है तो का जरूरी नहीं है 10 बार बोलो उससे या 10 बार लिखो, ऐसी कोई बात नहीं। परिभाषा एक ही दी जाती है, उदाहरण आप 10 ठी दे दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन परिभाषा एक ही रहती है, ये अब 10 बल्ब लगा है तो हम 10 परिभाषा थोड़ा काफी में लिख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो ध्यान रहे ऐसे ही लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा और एक बात और ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन का एक सूत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही होता है 1/R, यानी ये बड़का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? बड़का प्रतिरोध। और इनमें कई चीज जुड़े हुए हैं, वो छोटका होता है। तो यही में जोड़ दीजिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। R4 गड़बड़ हो गया, R4 प्लस डॉट आगे समझ रहे हैं। अगर आप 25 लगाए तो आप 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 ATC, ठीक है ना। ये तरीके से कि फार्मूला रन हो जाएगा, इसकी परिभाषा रन हो जाएगी, समांतर क्रम संयोजन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी सर। हाँ, अगला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इसके पहले हमने समांतर क्रम संयोजन आपको बताया। अगला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम की अपेक्षा थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, कैसे होता है ये के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में बेटा, लेकिन ध्यान से अगर वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। आसान चीजें होती है। आप लोग इंग्लिश में नाम सुने होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाओ तो वहां पे लोग कहते हैं ना, हम इसे सीरीज में जोड़ करके रखे हैं। तो सीरीज का मतलब वही होता है जो हम यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वही होता है। चाहे श्रेणी क्रम संयोजन बोलिए, चाहे उसे इंग्लिश में सीरीज कहा दीजिए। सीरीज माने भी होता है श्रेणी। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ा कैसे जाता है। ये आपके पास एक फंकी बनाई गई है ऐसे, ये बालों का पूरा ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है। पहला दूसरा सिरा, पहला दूसरा सिरा, पहला दूसरा सिरा सब में लिखा हुआ है। जो ये सिरा होता है बल्ब में, आप लोग भी जान रहे हैं।
इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक परिपथ बना लीजिए। ठीक है, क्या बना ले, परिपथ। परिपथ बना लिए। अब इसका जो सिस्टम बताना है उसमें क्या करते हैं बेटा, इनके एक सिरे को ऐसे ही मिलाते चले जाए। ये ठीक, इसको मिला दिए। इनका लास्ट छोर इनके वाले छोर से सेट कर दिए, और इसका ये सिरा इनके पहले सिरे से और इसका पहला सिरा इनके सिरे से। ठीक, चित्र में आपको स्क्रीन पर बहुत बढ़िया से स्पष्ट हो रहा होगा, केवल ध्यान से देख लीजिए, श्रेणी क्रम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब हम समझा रहे हैं इसे हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। परिपथ का पहला सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया, फिर पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया, और फिर इसका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ दिया गया, और इसका दूसरा सिरा चौथे वाले के पहले सिरे से जोड़ दिया गया, और इनका दूसरा सिरा ले आकर के प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया, परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये आपका क्रम कंप्लीट हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बल्ब तो सब जलेगा, तार एक लगा हुआ है, कम खर्चे में ज्यादा काम हो रहा है, कम खर्चे में ज्यादा काम हो रहा है। तो सही तरीका अगर देखा जाए तो आसान तो यही होता है जी सर। उसकी अपेक्षा, अरे भाई वो हमें देख रहे थे बहुत तार लगा हुआ था, हमारे पास 10 रुपया है तो हम कैसे उतना तार खरीद के लाएंगे, उससे बढ़िया है 10 रुपए के बार खरीद के ले आए और वही में यही क्रम लगा दे, बल्ब सब में जलेगा, है कि नहीं, तो वही कर लेते हैं। अब देखिए इसे बोलना कैसे, परिपथ का पहला सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। यही तरीका है, आप लोग अपने लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कोई शाब्दिक परिभाषा भी नहीं बताई गई है, ये तो हम अपने तरीके से आपको बता दे रहे हैं, जैसे चाहो वही तरीके से जोड़ सकते हो। फिलहाल अगर कोई बच्चा, आप ही लोगों में से कोई बच्चा अगर इस परिभाषा को नहीं बोल पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर बना करके हाथ से ही बता सकते हो कि इसका इसमें कर देने से ये हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में अगर पूछा जाता तो चित्र बना करके चले आएंगे तब भी वो नंबर दे देगा आपको, क्योंकि उससे मतलब है कि आप सिस्टम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यही से मतलब होता है। इसकी परिभाषा कहीं लिखने के लिए नहीं आती है। ठीक है, हम केवल चित्र के माध्यम से सारा संबोधन दे सकते हैं कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका हम सूत्र बताए थे समांतर क्रम संयोजन का, वहां पे लिखे थे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 डॉट डॉट करके छोड़ दिए थे। सेम उसी कंडीशन में आपको श्रेणी क्रम संयोजन का फिर फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बड़का आर बराबर, बड़का आर का मतलब बड़ा प्रतिरोध, सबसे बड़ा होता होगा, ये वाला प्रतिरोध बराबर होता है कई छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए, जैसे लगाए हो वही तरीके जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, काहे कि समझ रहे हो, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। जब अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, यानी इसका आंकिक प्रश्न हल कराऊंगा, तो वहां पे इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और पहले आप लोगों से ये सूत्र पूछा जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि सूत्र आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और हमारे इस कोचिंग सेंटर से अब की सत्र में जो बच्चा 85% से ऊपर मार्क लेकर के जाएगा लिखित परीक्षा में, उसे कोचिंग की तरफ से एक साइकिल इनाम दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को सब लोग सुन लीजिएगा ध्यान से। हमारे तरफ से, कोचिंग के संचालक की तरफ से आपको 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ये प्रबंधक जी ने आदेश कर दिया है। ठीक है, चलिए